नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम यूपी पीएससी की हाल ही में एडवर्टाइजमेंट हुई वैकेंसीज़ के लिए आपको प्रिपरेशन कराएंगे और इस सबसे पहले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम से जो यूपी पीएससी ने दिसंबर 2017 में इसी पोस्ट के लिए कंडक्ट कराया था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यूपी पीएससी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपी पीएससी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछेगा, मीन्स उसमें कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे। जिस तरीके से एनक्लेक्स में पूछा जाता है और एनक्लेक्स के पैटर्न को फॉलो करता है कौन, एम्स, तो यूपी पीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा, ये लगभग DSSB की तरह से ही पेपर रखेगा। इसका पैटर्न भी लगभग थोड़ा सा ऐसा ही है, हालांकि क्वेश्चंस थोड़े से कम हैं उसकी बजाय में। तो यूपी पीएससी में एम्स नॉर्सेट से एकदम परे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सिंपलीफाइड क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एम्स नॉर्सेट का एग्जाम बहुत टफ आता है तो यूपी पीएससी का एग्जाम बहुत ईजी हो गया। नो, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो वो फिर हार्ड ही है। यहाँ जो हम स्टडी कर रहे हैं ये दिसंबर 2017 में यूपी पीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया था उसी के पूरे 170 क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे एक एक वीडियो में करके, और उसी के हिसाब से हम आपको अलग अलग वीडियोज़ के साथ में प्रिपरेशन कराएंगे नेक्स्ट मंथ तक, जब तक यूपी पीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेप ऑफ एंटीरियर फन टनल इज। एंटीरियर फन टनल की शेप क्या होती है। अब यहाँ ये डायग्राम तो हमने चिपकाया है, ये आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। यहाँ पर दो फन टनल्स दिखा रखे हैं न्यू बोर्न में, और जो कि कुछ समय तक रहते हैं बच्चे में, और ये इनकी शेप क्या है, कब तक ये रहते हैं। जैसा कि नर्सिंग स्मार्ट का नेचर है, हम किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं बताते जब तक वो क्वेश्चन ठीक से क्लियर नहीं हो जाता। उसका कोई मतलब नहीं है, रट्टा मार करके आप क्वेश्चन नहीं याद रख सकते। एग्जाम्स के अंदर हज़ारों क्वेश्चन हैं नर्सिंग में, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि आप उस क्वेश्चन को गहराई तक जाएं और उसको स्टडी करें। तो हम आपको बता दें, न्यू बोर्न में बहुत सारे फन टनल्स हैं, लेकिन दो मेन फन टनल्स हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। एक फन टनल आगे है, इसलिए हम इसे एंटीरियर फन टनल बोल देते हैं। एक पीछे की तरफ में है, जिसे हम पोस्टीरियर फन टनल बोल देते हैं। एक तो चीज़ ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये फन टनल्स बने कैसे, ये हम आपको बताते हैं। फन टनल्स बनते कैसे हैं। एक्चुअली स्कल जो है उसकी जो बोन्स हैं वो आपस में किससे जुड़ी हुई हैं, सूचर्स से जुड़ी हुई हैं। ये कैसे जॉइंट्स हैं, रिजिड जॉइंट्स होते हैं। एडल्ट्स में जब हम पढ़ते हैं तो गैप बहुत कम होता है, हालांकि बच्चों में ये चीज़ अलग है। कुछ कुछ जगहों पर ये सूचर्स जो हैं वो अनओसिफाइड रह जाते हैं। ओसिफाइड का मतलब बोन नहीं बनी ठीक से, इसका मतलब सिंपल सा ही समझ लीजिए कि अनओसिफाइड रह जाते हैं। तो अनओसिफाइड रह गए तो किससे बने होते हैं, किसी मेम्ब्रेनस टिश्यू से बने होते हैं। इसका मतलब आप उसको टच करोगे तो आपको ये बल्जिंग नज़र आएगा, बल्ज करता हुआ नज़र आएगा। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, फन टनल्स कहते हैं। अब हम दोनों को स्टडी करेंगे। एंटीरियर फन टनल क्या है, पोस्टीरियर फन टनल क्या है, कैसा दिखता है, कब बंद होते हैं, क्या इनकी शेप एंड साइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एंटीरियर फन टनल आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है बजाय पोस्टीरियर फन टनल के। क्लियर है। इसकी शेप देखिए, इसकी शेप चौकोर टाइप की डायमंड शेप है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई इसकी शेप, और कैसा दिखता है, डायमंड शेप का दिखता है। कौन, एंटीरियर फन टनल। देन पोस्टीरियर फन टनल कैसा दिखता है दोस्तों, पोस्टीरियर फन टनल ट्राईएंगुलर शेप का होता है। याद रख लीजिएगा इन चीज़ों को। एंटीरियर फन टनल डायमंड शेप का, पोस्टीरियर फन टनल ट्राईएंगुलर शेप का। शेप ऑफ एंटीरियर फन टनल, आपके क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया डायमंड शेप का, लेकिन हम इस बारे में थोड़ी सी चीज़ें और स्टडी करेंगे। एंटीरियर फन टनल 3 बाई 3 सेंटीमीटर का होता है।
ये इसकी साइज है। लेकिन पोस्टीरियर फंटानल जो है वो 0.5 से लेकर यानी आधा सेंटीमीटर से लेकर के 1 सेंटीमीटर वाइड होता है, यही दिमाग में रखना है। इनसे परे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एंटीरियर फंटानल कब बंद हो जाएगा, पोस्टीरियर फंटानल कब बंद होगा, मतलब इनका क्लोजर है, ये क्लोज कब होंगे। आप अपने हेड पे टच करके देखिए, नजर आता है कि आपको ऐसा कुछ? जी नहीं। तो ये बंद हो गए हैं। कब बंद हुए? पोस्टीरियर, पी का मतलब पहले, ए का मतलब आफ्टर। अब आप बोलोगे सर ये हिंदी एक जगह इंग्लिश, ऐसे ही करना पड़ेगा तभी काम चलेगा और तभी स्टडी होगी। ए का मतलब आफ्टर, इट मीन्स ये फंटानल बाद में बंद होता है, लेट बंद होता है। ये पहले का मतलब अर्ली बंद हो जाता है। क्या कोई टाइम भी है क्या आपके पास में इसका? जी है। पहले कब बंद हो जाता है जी? 3 मंथ्स पे ही बंद हो जाता है। तो ये बाद में कब वाला, बाद वाला कब बंद होता है? ये 18 महीने पे बंद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। रिपीट करें, एंटीरियर फंटानल, पोस्टीरियर फंटानल। एंटीरियर फंटानल जो है वो डायमंड शेप का होता है। कैसे याद रखोगे इसको भी बता देता हूँ। एडी याद रख लीजिएगा, एंटीरियर फंटानल एडी मीन्स डायमंड शेप का, और पोस्टीरियर फंटानल पीटी मीन्स ट्राइंगुलर शेप का। एंटीरियर फंटानल बड़ा है, डायमंड शेप का है, 3/3। कुछ एक चीज़ें तो आपको भी याद रखनी पड़ेंगी। पोस्टीरियर फंटानल आधे सेंटीमीटर से लेकर के 1 सेंटीमीटर का वाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है क्लोजर की। तो एक का मतलब क्या है? आफ्टर, और आफ्टर का मतलब थोड़ा लेट, 18 महीने पे बंद होता है, 1.5 साल पे बंद होता है। पोस्टीरियर का मतलब पहले, यानी कि 3 महीने पर ही बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ कोज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया इज। दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा कारण है जो सबसे मेन कारण है किसका? मैटरनल डेथ का। कहाँ पर? इंडिया में। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर नहीं, इन्फेक्शन जी नहीं, ये भी कारण नहीं है। कारण सभी के सभी हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण नहीं है। एनीमिया भी सबसे बड़ा कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण है हेमरेज, चाहे इसे APH हो या PPH, और PPH जो है वो सबसे बड़ा कारण है। हेमरेज में हम पढ़ेंगे दोनों चीज़ें, एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम। तो सबसे बड़ा कारण मैटरनल डेथ का इंडिया में क्या है? हेमरेज है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई फर्दर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत, फर्दर इलेबोरेशन की ज़रूरत नहीं है। APH PPH हम पढ़ेंगे डिटेल में। जो जो टॉपिक्स आते जाएंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में वहीं पर क्लियर करूंगा, आपको बता दूंगा। मैं टाइम स्लॉट देते जाऊंगा कि इस समय हम इसको क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सोर्स ऑफ HCG इज। पहली बात तो HCG क्या चीज़ है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है। क्या है जी? ये एक तरीके का हार्मोन है। हम इसको क्या पढ़ते हैं? किसका हार्मोन है ये? इम्प्लांटेशन के बाद में प्लेसेंटा का हार्मोन है। लेकिन यहाँ पर प्लेसेंटा का नाम तो कहीं पर नज़र ही नहीं आ रहा हमें ऑप्शन में। प्लेसेंटा की कुछ सेल्स हैं, उनको नाम देते हैं, नाम पढ़िएगा भाई, सिंसिसियोट्रोफोब्लास्टिक। ये एक तरीके की सेल्स हैं, किसकी? प्लेसेंटा की। ये सेल्स प्रोड्यूस करती हैं HCG हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है? जनरली क्या करता है दोस्तों? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए आपका जो प्रोजेस्टेरोन है उसको रिलीज करवाता है। किससे? कॉर्पस ल्यूटियम। इसका मतलब हम थोड़ा क्लियर कर दें, HCG जो है प्लेसेंटा का हार्मोन है। प्लेसेंटा की कौन सी सेल्स? सिंसिसियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो हैं वो इसको प्रोड्यूस करती हैं। और ये हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है ताकि वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करे, और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन मिल्क। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, याद रखना है। ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन कितना होता है? याद रखना, लगभग 1% होता है।
एग्जैक्टली याद रखोगे तो मतलब 100 ml ह्यूमन मिल्क में, यानी ब्रेस्ट मिल्क भी लिख दिया किसी ने तो यही हो गया ह्यूमन मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में कितना प्रोटीन होता है? 1.1 ग्राम प्रोटीन होता है। याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में इसके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा दिखने वाला लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड एट एन एंगल ऑफ। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं? आईडीबी बोलते हैं। इंट्राडर्मल कितने एंगल पे दिया जाता है? कुछ स्टडी कर लेते हैं। इंट्राडर्मल का मतलब, डर्मल का मतलब डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो डर्मिस है उसके अंदर ये दिया जाता है। पहली चीज भाई, ये इंजेक्शन इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें देते हैं? लगभग काफ़ी सारी वैक्सीन्स देते हैं हम इससे, इंट्राडर्मल से। कुछ सीरम्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं इसके थ्रू में हम। सेंसिटिविटी टेस्ट का जो हम करते हैं, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, वो कैसे करते हैं? इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा करके ही करते हैं। ट्यूबरक्युलिन टेस्ट का नाम आपने सुना हुआ है क्या? ट्यूबरक्युलिन टेस्ट, जी ये भी उसी से करते हैं। अगर आपने जो चीज़ डर्मिस में दी है, इसका मतलब उसको एब्जॉर्ब होते होते बहुत टाइम लगेगा। इसका सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम है इंजेक्शंस में, एब्जॉर्प्शन टाइम। आपसे कोई पूछ ले इसकी साइट क्या है? नॉर्मली भाई इंट्राडर्मल की साइड तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कॉमन साइड जो क्या है, जो आपकी फोर आर्म है और उसकी जो इनर साइट है, इनर जो सरफेस है, वही इसकी कॉमन साइट है। निडल कौन सी यूज करते हैं जी? जनरली 26 गेज की निडल हम यूज करते हैं। डोज इससे क्या देते हैं? लगभग 0.5 ml से लेकर के 1 ml तक ही डोज देते हैं। 1 ml भी ज़्यादा हो जाता है। लगभग 0.5 ml से जो नीचे डोजेज दी जानी है, ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम्स में। इंट्राडर्मल इंजेक्शन के थ्रू डोजेज कितनी दी जाती हैं? 0.5 ml तक की डोज इसके थ्रू दी जाती है। आपको 1 ml भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो 0.5 to 1 ml, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, जितनी भी हमारे इनक्लेक्स की बुक्स हैं उनका रेफरेंस यही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है किसको लेकर के? इसके एंगल को लेकर के। एंगल होता है इसका 10 से 15 डिग्री का। जनरली 15 डिग्री हम लिखते हैं। 10 से 15 डिग्री कहीं पर लिखा हुआ गया तो भी करेक्ट है, 10 डिग्री लिखा हुआ गया तो भी करेक्ट है। यहाँ पर एंगल ही पूछा है, किस एंगल पे लगाएंगे? 15 डिग्री पर लगाएंगे। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चूंकि एग्जाम में था तो डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉडी बिल्डिंग फूड? आपको ऑलरेडी आइडिया है बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। अब देखिएगा किस में प्रोटीन नहीं है। मीट में प्रोटीन है क्या? है जी। दाल में है क्या? जी है। फ्रूट्स में है क्या? जी नहीं है। विटामिन मिनरल्स हैं केवल। एग्स में है। इसने यही पूछा कि किस में नहीं है, इन 3 में है, एक में नहीं है, तो ऑप्शन करेक्ट यही हो गया, फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रेग्नेंट एडल्ट वुमन डूइंग हैवी वर्क? देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ये देखिए। पहली बात तो यहाँ पर, पहली बात तो वो वुमन है, दूसरी बात एडल्ट है, तीसरी बात प्रेग्नेंट है, चौथी बात हैवी वर्क करने वाली हैं। तो उनकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या होगा? रिकमेंडेड एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होगी डेली की? अब यहाँ पर क्लियर करते चलें कि एडल्ट वुमन की डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो लगभग 2100 से 2200 किलो कैलोरी की है। प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कोई एडिशनल की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ट्राइमेस्टर में 300 प्लस चाहिए, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 300 प्लस चाहिए। किसी ट्राइमेस्टर का नाम नहीं दिया, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट 300 किलो कैलोरी ऐड कर देंगे। हैवी वर्क के लिए भी हम 400 से 500 किलो कैलोरी जो है वो ऐड कर देंगे। टोटल जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होगी? लगभग 2800 से 2900 किलो कैलोरी डेली रिक्वायरमेंट होगी।
जब डिस्कशन हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की, तो ध्यान दे लें कि लैक्टेटिंग मदर्स में भी ऐसा कुछ है क्या? जी है। लैक्टेटिंग मदर्स में कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है? 500 प्लस कर दीजिएगा, 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है। क्वेश्चन पे आए, व्हाट इज द डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेग्नेंट एडल्ट वुमन डूइंग हैवी वर्क? 21 नो, 25 नो, 29 यस, 3200 किलो कैलोरी नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BFHI इज एब्रीविएशन है, इसका मतलब क्या है? केवल मतलब ही नहीं, हम डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो हम सबसे पहले क्लियर कर दें, BFHI का जो एब्रीविएशन है किसके लिए स्टैंड करता है? ये स्टैंड करता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये एक तरीके से ज्वाइंट गाइडेंस है किसकी? WHO एंड यूनिसेफ की। इनका मेन जोर किस पर है? मेन एम्फेसाइज किस पर है? 10 पॉइंट्स हैं किसके? ब्रेस्ट फीडिंग के। 10 स्टेप्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग, सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग की, तो उन पर इनका जोर है, उन पर इनका एम्फेसाइज है। नाम ध्यान में रखिएगा, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 10 स्टेप्स टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पर हॉस्पिटल पॉलिसीज से लेकर के स्टाफ कॉम्पिटेंसी, ANC, केयर राइट आफ्टर बर्थ, सपोर्ट मदर्स विद ब्रेस्ट फीडिंग, सप्लीमेंटिंग, रूमिंग इन, रिस्पॉन्सिव फीडिंग, बोटल्स, टीट्स एंड पेसिफायर्स एंड डिस्चार्ज, ये इनिशिएटिव है WHO और यूनिसेफ का। आप देख सकते हैं इस चार्ट में भी। एक्चुअल में ये क्या है? BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। दोस्तों ये BFHI जो है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है, ये है बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव भी नहीं है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में, इस तरीके के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। WHO और यूनिसेफ का एक तरीके से इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूल ऑफ 10 अप्लाईज ऑन, ये 10 का नियम रूल ऑफ 10 किस पर अप्लाई होता है? देखते जाइएगा एक एक पॉइंट। रूल ऑफ 10 की अगर हम बात करें तो इसे मिलार्ड क्राइटेरिया भी बोलते हैं। किस लिए? ये बच्चों में सर्जरी से पहले जो क्राइटेरिया, रेफरेंस क्राइटेरिया है, किसमें? बच्चों के अंदर। लेकिन क्या हर एक सर्जरी में? क्या अप्लाई तो वैसे हर एक सर्जरी में किया जाता है, लेकिन स्पेशली किस सर्जरी में? क्लेफ्ट लिप की सर्जरी में। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी में स्पेसिफिकली इसको ऑप्ट किया जाता है। बच्चों के अंदर इलेक्टिव सर्जरी से पहले इसका क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। तो इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? ये जो सेट ऑफ रूल्स जो हैं, इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या हैं वो हम देखते हैं थोड़ा सा, कि 10 का मतलब क्या है। सबसे पहली बात, बॉडी वेट कितना होना चाहिए? 10 पाउंड्स होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 पाउंड का मतलब कितना किलोग्राम होता है। पहला पॉइंट वेट, दूसरा पॉइंट एज, 10-10 में हर एक चीज़ें, तो 10 वीक्स हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए? 10 ग्राम % से ज़्यादा होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो WBCs है। WBCs 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 10,000 से कम ही होनी चाहिए। HB 10 ग्राम % से ज़्यादा होना चाहिए। एज 10 वीक से ज़्यादा होनी चाहिए। वेट जो है 10 पाउंड से ज़्यादा होना चाहिए। ये इसकी प्री रिक्विजिट्स हैं। बच्चों में मिलार्ड क्राइटेरिया है, ये इलेक्टिव सर्जरी से पहले ये रेफरेंस सेट होना चाहिए, स्पेशली किसमें? क्लेफ्ट लिप की सर्जरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेल्स पाल्सी इज द इंजुरी ऑफ। बेल्स पाल्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
हम इसको केवल क्वेश्चन आंसर स्टाइल में ख़त्म करेंगे यहाँ पर, लेकिन अगले ही वीडियो में अगला वीडियो हमारा बेल्स पॉलिसी पर ही होगा। ये जो 10 क्वेश्चंस का जो सेट है, इससे पहले हमारा नेक्स्ट वीडियो बेल्स पॉलिसी पे आएगा, ताकि बच्चे ना कहें कि सर आपने इस क्वेश्चन को बड़ा फास्ट बता दिया, क्योंकि एक चीज़ दो चीज़ अकेला वीडियो ही आधे घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ के साथ डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बेल्स पॉलिसी इज द इंजुरी ऑफ, पॉलिसी का मतलब क्या है दोस्तों? पैरालिसिस। दूसरी बात है ये किसी क्रेनियल नर्व की पॉलिसी है, पैरालिसिस है। कौन सी क्रेनियल नर्व? फेशियल क्रेनियल नर्व। फेशियल क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? क्रेनियल नर्व नंबर 7। मैंने अपने वीडियो में क्रेनियल नर्व को याद रखने का तरीका बताया हुआ है। किस तरीके से पता रखेंगे कि ये सेंसरी है, मोटर है या मिक्स है, ये भी बता रखा है। प्लीज़ रिव्यू कीजिएगा। तो सिंपल सी बात, बेल्स पॉलिसी किसकी इंजुरी है? क्रेनियल नर्व 5 की, जी नहीं। क्रेनियल नर्व 7 यस। ब्रेकियल प्लेक्सस नो। क्रेनियल नर्व 12 नो। नेक्स्ट ही वीडियो होगा हमारा बेल्स पॉलिसी पे, लेंथ में डिस्कस करेंगे इसे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।